हम लोग स्टार्ट करते हैं क्योंकि हम लोगों ने पढ़ने थे आज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इन केस स्टडीज के थ्रू हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो डिस्कस करेंगे और बहुत बढ़िया बढ़िया केस स्टडीज हैं इसके अंदर, जिससे हमारे ऑलमोस्ट जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं, मैंने ऑलरेडी आपको 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे वो बता दिए हैं कि कौन से हैं, तो वो तो आपको प्रिपेयर करने ही है। बट यहाँ से हम लोगों को इससे आइडिया लगेगा कि किस तरीके के केस स्टडी के क्वेश्चंस आएंगे और हमें उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से। सो क्वेश्चन है हमारा, पहले आंसर पे थोड़ा ध्यान कम दीजिएगा, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। आंसर भले ही दे रखे हैं, साथ साथ आपको सामने दिख रहे हैं, बट स्टिल हमें यहाँ पर समझना है कि क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है और कैसे सॉल्व करना है। सो रितु इज द मैनेजर ऑफ नॉर्दर्न डिविजन्स ऑफ अ लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। एट व्हाट लेवल डज शी वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन? व्हाट आर हर बेसिक फंक्शन? कोई केस स्टडी क्वेश्चन नहीं है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। आपको उन्होंने पोस्ट दे दी है कि एक रितु नाम की हमारी मैनेजर है, वो डिवीजन के, नॉर्दर्न डिवीजन के अंदर वो मैनेजर है, डिविजनल हेड है इसका मतलब वो। तो जितने भी डिविजनल हेड होते हैं वो कौन से लेवल पे आते हैं? मिडिल लेवल पे। तो आपने लेवल पहचानना है और फिर उसके आपको कोई भी फंक्शंस जितने वो पूछेंगे 2 3 4 वो आप लोगों ने बता देने हैं। ठीक है, कि उनका काम क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसीज फ्रेम करते हैं वो उसे इंटरप्रेट करते हैं। डिपार्टमेंट में जितने एम्प्लॉइज की जरूरत है उतने एम्प्लॉइज होने चाहिए, ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को असाइन करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो, और सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉपरेशन सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, Indian Railways has launched a new broad gauge solar powered train which is going to be the path breaking leap towards making the train greener and more environmental friendly. The solar power diesel electric multiple unit has 6 trailer coaches and is expected to save about 21,000 liters of diesel and ensure a cost saving of rupees 12 lakh per year. Name the objective of management achieved by the Indian Railways in the above case. अब देखो यहाँ पे आपको बेसिकली पहचानने हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले देखो वो जो आपको एक लाइन यहाँ पर आपको बोल्ड हुई हुई दिख रही है, यहीं से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं और इसीलिए ये बोल्ड की गई है ताकि आपको पता चले कि कहां से आपकी कॉन्सेप्ट आइडेंटिफिकेशन हो रही है। तो ऊपर उन्होंने एनवायरनमेंट के बारे में बात करी कि हम ऐसा काम कर रहे हैं ताकि एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी कोई भी नुकसान ना हो, तो आप सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा कर रहे हो। वहीं पर जब नीचे ये लिखा हुआ है कि कॉस्ट सेविंग मैनर में आप लोग काम कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी सोच रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी है। तो देखो दोनों यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारी केस स्टडी है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। उन्होंने पूछा है द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट जो नहीं है कंपनी के अंदर वो बताना है, एंड व्हाट क्वालिटी ऑफ द मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग, और एक्सप्लेन ब्रीफली व्हाट स्टेप शुड द कंपनी management take to bring the company back on track. ठीक है, so company X is facing a lot of problems these days at manufacturing the white goods like washing machine, microwave ovens, refrigerator and air conditioners. The company margins are under the pressure and the profit and the market shares are declining. The production department blames the marketing for not meeting the sales target, and marketing blames the production department for producing the goods which are not of good quality meeting the customers expectation. The finance department blames both the production and the marketing for decline the return on investment and bad marketing. मतलब काम नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती, तुम्हारी गलती। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनमें से किसी के बीच में भी एक क्वालिटी नहीं है। क्या नहीं है? नेशन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई कर लिया है कि क्या नहीं है इनके बीच में, कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो यही उनकी एक क्वालिटी थी जो उन लोगों के बीच में नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि अब इसी के ही फीचर बता दो, इसी की ही इंपॉर्टेंस बता दो कि कौन सी कोऑर्डिनेशन के ऐसे फीचर हैं जिसको आप यहाँ पर लगा सकते हो। तो आप कह सकते हो यहाँ पर कि हम इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स लगा सकते हैं, हम यहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन वाला फीचर कह सकते हैं। कौन सी इंपॉर्टेंस की यहाँ पे जरूरत होगी? बेसिकली यहाँ पे फंक्शनल डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी। ठीक है, स्पेशलाइजेशन को भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जरूरी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे जो क्वेश्चन है हमारे पास, अब उसमें कहा है कि बताइए आशिता और लक्षिता इफेक्टिव या एफिशिएंट है या नहीं, मतलब इफेक्टिव और एफिशिएंसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्या पूछा गया है? आशिता एंड लक्षिता आर एम्प्लॉइज वर्किंग इन द डेजलिंग एंटरप्राइजेस डीलिंग इन द कॉस्ट्यूम ज्वेलरी। द फर्म सिक्योर्ड एन अर्जेंट ऑर्डर ऑफ 1000 ब्रेसलेट्स दैट वर टू बी डिलीवर्ड विद इन 4 days। 1000 ब्रेसलेट बनाने हैं 4 दिन के अंदर अंदर। दे वर असाइन्ड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग द 500 ब्रेसलेट ईच एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर ब्रेसलेट। अब यहाँ पर उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि 500 ब्रेसलेट आपको बनाने 100 रुपए की कॉस्ट पे।
आशिता was able to produce a required number with the stipulated time. आशिता ने सब काम कर लिया है, यानी कि 1000 मतलब कि दोनों को असाइन किया गया था ना 500 बनाने के लिए, तो उसने अपने 500 बना लिए हैं और 55,000 की कॉस्ट आई है उसकी। देखो 500 बनाने थे 100 की कॉस्ट पे, तो 50,000 लगने चाहिए थे। उसका काम तो पूरा हो गया लेकिन 55,000 पे, यानी कि उसकी कॉस्ट ज्यादा आई है। चलो ठीक है। लक्षिता वॉज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट्स, पर लक्षिता ने 500 की जगह पे सिर्फ 450 ही बनाए हैं, बट 90 रुपए पे। एक ने टाइम से काम पूरा कर दिया बट हाई कॉस्ट पे, तो जिसने टाइम से पूरा कर दिया वो था इफेक्टिव, बट जिसने काम पूरा तो नहीं किया लेकिन कॉस्ट कम रखी वो है एफिशिएंट। ठीक है, तो आशिता थी वो हो गई हमारी इफेक्टिव और लक्षिता हो गई एफिशिएंट। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर हमारे पास चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है हमारा। सनक लाल, अच्छा सनक लाल and Gagan started his career in the Wales Limited, a printing press. After going through the rigorous recruitment process, they had no prior work experience. The firm decided to give them 1 year to prove themselves. Name the management principle followed by the Wales Limited. Basically यहाँ पर एक बंदा आया है आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपने उसको मतलब एक तो आपने पूरी लंबी चौड़ी रिक्रूटमेंट प्रोसेस का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो पर्सन आपके यहाँ सिलेक्ट हुआ है आप उसको 1 साल का टाइम दे रहे हो कि वो अपनी परफॉर्मेंस को शो कर सके। तो यहाँ आप उसको टाइम दे रहे हो। जिस भी प्रिंसिपल में टाइम देने की बात होती है वो होता है हमारा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ठीक है, चलो आगे देखो। इसमें आपके ना एमसीक्यू तरीके से क्वेश्चंस भी कवर अप हो रहे हैं, बस हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं। ठीक है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन डजंट प्रोवाइड द राइट प्लेस फॉर द फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, सभी लोगों की जगह, सभी लोग अपनी अपनी जगह पर हो, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर हो, ऐसा कौन सा प्रिंसिपल कहता है फ्योल का? ऑर्डर। तो यहाँ पे वो वही पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हुआ है यहाँ पे, तो ऑर्डर प्रिंसिपल वायलेट हुआ है। फिर उन्होंने आपसे पूछा व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर इट। अगर आप ऑर्डर प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते तो उससे क्या होता है भाई, उससे सोशल ऑर्डर मटेरियल ऑर्डर जो है वो वायलेट हो जाता है। मतलब कि अगर किसी सबऑर्डिनेट को अपने सुपीरियर से कोई सजेशन लेना होगा तो उसे सुपीरियर मिल ही नहीं रहा कि वो है कहाँ, तो टाइम से उसको सजेशन नहीं मिल पाएगा। हमें किसी टूल की जरूरत है, हमें नहीं पता हमने वो कहाँ रख रखा है टूल, क्योंकि जगह फिक्स नहीं है, तो हम ढूंढते ही रह जाएंगे उस टूल को, तो हमारा जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कॉन्सिक्वेंसेस भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल बताना है कि कौन सा वायलेट हुआ है, उसी के पॉजिटिव इंपैक्ट बताने हैं। सो प्रोडक्शन मैनेजर एट द टॉप लेवल इन अ रेप्यूटेड कॉर्पोरेट मिस्टर राठौड़ holds the responsibility for ordering the raw material for the firm. While deciding on the supplier for the financial year 2023-24, he was gave the order to his cousin at a higher price per unit instead of the firm's usual supplier who has willing to lower the rates for the order. मतलब क्या हुआ कि एक प्रोडक्शन मैनेजर को भाई हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि आपको क्या करना है, आपको रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है, तो उसने क्या किया कि सप्लायर जब वो चूज कर रहा था तो उसका कोई कजन था जो हाई प्राइस पे दे रहा था सामान, उसने उससे सामान खरीदा रादर देन कंपनी के खुद के सप्लायर जो लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोअर रेट आपको देने के लिए रेडी थे। तो कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है वो, मतलब वायलेट कर रहा है बेसिकली। कितने प्रिंसिपल माइंड में आ रहे हैं कि जहां पर एक पर्सन अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कंपनी का ध्यान नहीं दिया उसने और अपने बारे में ध्यान दे रहा है। मैंने कहा कि यहां पर वो अपने बारे में सोच रहा है क्योंकि अपने कजन से, क्योंकि उसको काम कराना है, कंपनी के बारे में नहीं सोच रहा। तो एक प्रिंसिपल ऐसा है हमारे फ्योल का जो कहता है कि कंपनी के बारे में सोचो, कंपनी का इंटरेस्ट सोचो, एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में नहीं, जनरल इंटरेस्ट के बारे में सोचो। याद आया? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू, यस, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बस उसी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स हम लोगों ने यहां पर बता देने हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। According to the technique of scientific management differential piecewise system, how much more will a worker making 60 unit earn as compared to a worker making 49 units? उन्होंने कहा है कि अगर टेलर की हम टेक्निक का इस्तेमाल करें डिफरेंशियल पीसवे सिस्टम, तो बताओ एक वर्कर जिसने 60 यूनिट बनाई वो कितना पैसा कमा रहा है एज कंपेयर टू अ वर्कर जिसने 49 यूनिट्स बनाई है। अगर स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे जो है वो 50 यूनिट्स का है
and those who make the standard output or more standard get 75 per unit. मतलब जो स्टैंडर्ड को अचीव कर लेगा या उससे अप जाएगा उसको 75 के हिसाब से पैसा मिलेगा, और जो स्टैंडर्ड से बिलो रहेगा उसको 65 के हिसाब से। ठीक है, तो आपने करना क्या है, क्योंकि एक वर्कर ने 60 यूनिट बना ली, स्टैंडर्ड क्रॉस कर दिया, तो 60 इंटू 75 उसको तो इस हिसाब से मिलेगा, और जिसने स्टैंडर्ड नहीं अचीव किया उसको 49 इंटू 65। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, दोनों का डिफरेंस, क्योंकि वो पूछ रहे हैं हाउ मच मोर विल अ वर्कर मेकिंग 60 यूनिट्स, यानी कि अगर वो एक्स्ट्रा करता है तो उसको कितना पैसा मिलता है। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखें तो देखो पहले कैलकुलेशन देख लेते हैं। वर्कर ए 60 इंटू 75 4500 अर्न कर रहा है, वहीं पे वर्कर बी 49 इंटू 65 यानी कि 3185। अब उन्होंने आपसे क्वेश्चन ये पूछा है कि मोर यानी कि कितना ज्यादा कमा रहा है, तो बेसिकली आपको डिफरेंस निकालना है। तो जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो वो आ रहा है आपका 1315, यानी कि सी ऑप्शन है, वो गलती से उनसे बी ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। चलो आगे चलते हैं। आगे हम चले तो हमसे दो टेक्निक पूछी गई हैं। ठीक है, चलो जी ठीक है। Sanchit, after completing his entrepreneurship course from the Sweden, returned to India and started a coffee shop, Aroma Coffee Can, in a famous mall in New Delhi. The specialty of the coffee shop was the special aroma of the coffee and a wide variety of the flavors to choose from. Somehow the business was neither profitable nor popular. Sanchit was keen to find out the reason, so he appointed Sandhya, an MBA from a reputed college, as a manager to find out the cause for the same. Sandhya took the feedback from the clients and find out that though they loved the special unique aroma of the coffee but not happy with the long waiting time taken to process the order. मतलब उसे निकाल लिया, उसने पता लगा लिया कि क्या दिक्कत आ रही थी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि आपके टास्क क्यों नहीं अचीव हो रहे, कि उनको कॉफी तो पसंद आ रही है बट आप जो टाइम लगा रहे हो ना ऑर्डर प्रोसेसिंग में उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। She analyzed and find out that there are many unnecessary obstruction in between which could be eliminated, कि बिना मतलब की बहुत सारी चीजें होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसकी वजह से टाइम लग रहा है। So she fixed a standard time for processing the order. उसने कहा एक काम करो, ऑर्डर प्रोसेसिंग का एक टाइम आप फिक्स कर दो। She also realized there were some flavors whose demand was not enough. उसने ये भी बताया कि कुछ फ्लेवर्स ऐसे हैं जो अभी डिमांड में नहीं है। So she also decided to stop the sale of such flavors. तो एक काम करो उसको भी हटा दो, मतलब सिंप्लीफाई कर दो चीजों को। तो दो टेक्निक समझ आई गई होंगी तुम्हें कि कौन कौन सी नजर आ रही है, टाइम स्टडी और स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताना क्या है, बेसिकली हमें बतानी है यहाँ पे प्रिंसिपल और टेक्निक। हालांकि पता है कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे दिख रहे होंगे, हमने पीवाईक्यूज किए हैं भाई, हमने हर चैप्टर का पीवाईक्यू किया है और पीवाईक्यूज में भी हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि अब आप यूज्ड टू हो गए होंगे कि कैसे केस स्टडी को सॉल्व किया जाता है। So Karan Nath took over D North Motor Company from the ailing father 3 months ago. In the past, the company was not performing well. Karan was determined to improve the company's performance. He observed that the method of production as well as the selection of the employees in the company were not scientific. तो उसने यही पता लगाया कि जो कंपनी है वो अच्छा काम नहीं कर रही थी, उसके फादर की कंपनी को उसने काम करना शुरू किया। अब उसने ये देखा कि कंपनी के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए उसने ये ऑब्जर्व किया जो मेथड है प्रोडक्शन का और एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करने का वो साइंटिफिक नहीं है। He believed that there was only one best method to maximize the efficiency, and he also felt that once the method is developed, the worker of the company should be trained to learn that बेस्ट मेथड। तो उसने यही बोला कि हर किसी भी काम को करने के बहुत सारे मेथड होते हैं बट हमें उस बेस्ट मेथड को चूज करना है। एक बार हमने उसको चूज कर लिया तो सारे लोगों को उसी बेस्ट मेथड के थ्रू हम लोग लर्न करेंगे, मतलब ट्रेन करेंगे बेसिकली। तो ऐसा टेलर जी ने अपने एक प्रिंसिपल में कहा था, वो कहते थे कि साइंटिफिकली काम होना चाहिए सारा। तो उनका एक प्रिंसिपल है जो साइंस के बारे में बात करता है प्योरली, पहला ही प्रिंसिपल है उनका, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। ठीक है, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। आगे चलते हैं। He asked the production manager to develop the best method and carry out the necessary training. Production manager developed the method using several parameters right from the deciding the sequence of operation, place for man, machines, raw material, till the delivery of the product to the customer. This method was implemented throughout the organization and it helps in increasing the output, improving the quality and reducing the cost and wastages. तो उसने क्या किया, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मेथड को डेवलप किया। अब मेथड को डेवलप किया तो कौन सी टेक्निक है, मेथड स्टडी। ठीक है, देखो मेथड स्टडी दिख गई। अच्छा, प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दो आइडेंटिफाई करने थे,
प्रिंसिपल्स लिखा है, प्रिंसिपल नहीं लिखा, टेक्निक एक थी, प्रिंसिपल दो थे। तो जहां उन्होंने ये बोला था कि जो सिलेक्शन होना चाहिए एम्प्लॉइज का वो साइंटिफिक होना चाहिए, तो वहां पर दूसरा प्रिंसिपल था आपका डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज एंड ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल कौन से पहचाने, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, डेवलपमेंट वाला, और मेथड स्टडी हमारी टेक्निक थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारी केस स्टडी लंबी चौड़ी। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने बोला है आइडेंटिफाई करो कि कौन से प्रिंसिपल हेनरी फ्योल में से ये वायलेट हुए हैं, उन प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन करना है और स्टेप्स लिखने। देखो स्टेप स्टेप के क्वेश्चन तो खैर इतना नहीं आने वाला है, हमें प्रिंसिपल आइडेंटिफाई करना है। चलो देखते हैं। Bhasin Limited was engaged in the business of food processing and selling its product under a popular brand. Lately, the business was expanding due to good quality and reasonable price. Also, with more people working, the market for processed food was increasing. New players were also coming into the cash on the new trend. In order to keep the market share in the short run, the company decided its existing workforce to work overtime. वो ज्यादा काम करने के लिए कह रहे हैं वर्कर्स को, but this resulted in many problems due to increased pressure of the work. The efficiency of the worker declined. Sometimes the subordinate had to work for more than one superior, resulting in declining the efficiency. कई बार सबॉर्डिनेट्स को एक से ज्यादा सुपीरियर्स के लिए काम करना पड़ रहा था। कौन सा वायलेशन है प्रिंसिपल का, एक से ज्यादा सुपीरियर को जवाबदेही जा रही है, डुअल सबॉर्डिनेशन हो रहा है। कौन सा प्रिंसिपल कहता है कि एक ही बॉस होना चाहिए, तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड हमने पहला पहचान लिया। The decisions that were previously working on one product were also made to work on 2 or more products. This resulting in a lot of overlapping and wastage. मतलब आप एक प्रोडक्ट के लिए जो काम कर रहे हो वही सेम काम आपने दूसरे प्रोडक्ट के लिए भी स्टार्ट कर दिया है, ओवरलैपिंग होने लगी है। One head should have one plan. Unity of direction. The workers become indisciplined. ये तो इनडिसिप्लिन का मतलब क्या, डिसिप्लिन ही वायलेट हो गया। द स्पिरिट ऑफ टीम वर्क विच हैज कैरेक्टराइज्ड द कंपनी प्रीवियसली वाज बिगिन टू वेन। जो टीम वर्क की बात थी वो खत्म हो गई। टीम वर्क कौन से प्रिंसिपल में आता है, एस्पिरिट डिकॉप्स, ठीक है, टीम स्पिरिट वही आता है। वर्कर्स आर फीलिंग चीटेड एंड इनिशिएटिव आर डिक्लाइनिंग, फिर से वही इनिशिएटिव भी दिख रहा है। द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स वाज बिगिनिंग टू डिक्लाइन एंड द मार्केट शेयर वाज ऑन द वर्ज ऑफ डिक्रीज, मतलब वही क्वालिटी सब कुछ खराब होने लगा। तो इतने सारे प्रिंसिपल हमने यहाँ पहचान लिए। देखो यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एस्पिरिट डिकॉप्स, डिसिप्लिन, इनिशिएटिव। अच्छा ऑर्डर कहाँ है, लास्ट वाली लाइन, अच्छा मैंने पढ़ी नहीं, लास्ट वाली लाइन में लिखा हुआ था एक्चुअली द कंपनी हैज इंप्लीमेंटेड चेंजेस विदाउट क्रिएटिंग द रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब वही सभी चीजों को उनकी जगह पर रखने के लिए उन्होंने काम ही नहीं किया। ठीक है, तो ऑर्डर प्रिंसिपल भी है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देनी है उनकी, ठीक है, तो वो आप दे ही देंगे। आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 पे आ जाइए। Yes, so give an example to show that the business firm operates with the numerous and interrelated factors constituting the business environment. कोई भी एक एग्जांपल देना है आपको कि जहां पर ये बताया गया कि जो फर्म है वो बहुत सारे इंटररिलेटेड फैक्टर्स के ऊपर काम करती है, मतलब एक का इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ता है। तो कौन सा भाई, इंटररिलेटेडनेस है ना। उसके बाद हमसे नेक्स्ट पूछा गया है कि अच्छा ये हमारे कोर्स में नहीं है, 2 impacts of changes in business environment। इम्पैक्ट पहले आया करते थे, अब नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हम स्किप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। 2 हमें नहीं करना है। National Digital Library of India is a pilot project initiated by the HRD Ministry. It worked toward developing a framework of the virtual repository of learning resource with a single window search facility. It provides support to all the academic level including the researchers, lifelong learners and differently abled learners free of cost. आपको डायमेंशन बताना है कि कौन सा है। देखो सबसे पहली बात तो जैसे कि उन्होंने ये बोला कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है HRD मिनिस्ट्री के अंडर, इनिशिएटेड है HRD मिनिस्ट्री, तो मिनिस्ट्री इज रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने ही ये फैसिलिटी प्रोवाइड करनी शुरू करी है। तो जहां गवर्नमेंट आती है वहां हमारा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है, और कहीं ना कहीं एक वर्चुअल फ्रेमवर्क आ रहा है फॉर लर्निंग द रिसोर्स। तो एक टेक्नोलॉजी आई है, तो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिर से हमें डायमेंशन बताना है और फीचर बताना है डिमोनेटाइजेशन का। सो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द डिमोनेटाइजेशन ऑफ 500 and 1000 करेंसी नोट्स विद द इफेक्ट फ्रॉम द मिडनाइट ऑफ November 2016. As a result, the existing 500 and 1000 currency notes ceased to be the legal tender from that date. New currency notes of demonetization of 500, 2000 were issued by RBI after the announcement.
This resulted in the substantial increase in the awareness about the use of point of sale machine, e-wallets, digital cash and other modes of cashless transaction. Also increased the transparency in monetary transaction disclosure, led to rise in government revenue in the form of tax collection. बताइए कौन सा डायमेंशन है? बैन की गई है करेंसी और जिसकी वजह से हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन हुए, तो कौन से डायमेंशंस हैं? गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास किया 500,000 के नोट बंद हो जाने चाहिए। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट जिसकी वजह से हम कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये जो डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डिमोनेटाइजेशन एग्जाम्पल है आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो तीन हमें देखने को मिल रहे हैं, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल। और कोई भी एक फीचर जो है आप डिमोनेटाइजेशन का लिख सकती हो, ठीक है। कोई भी एक फीचर डिमोनेटाइजेशन का लिख दोगे। चलिए प्लानिंग की तरफ आते हैं। चलो देखो जरा आप नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर नंबर 4। आपको बताना है कि कौन सा स्टेप है प्लानिंग प्रोसेस का यहाँ पे। सो कंपनी वांट्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर फ्रॉम द प्रेजेंट 10% to 25% टू हैव अ डोमिनेंट पोजीशन इन द मार्केट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मिस रजनी, द सेल्स मैनेजर हैज आस्क्ड टू प्रिपेयर अ प्रपोजल दैट विल आउटलाइन द ऑप्शन अवेलेबल फॉर अचीविंग द टारगेट। हर रिपोर्ट इंक्लूडेड द फॉलोइंग ऑप्शन: एंटरिंग द न्यू मार्केट्स, एक्सपेंडिंग द मार्केट रेंज, ऑफर टू द कस्टमर, यूजिंग द सेल्स प्रमोशन टेक्निक such as giving the rebate discount, increasing the budget for advertising the activities। तो आपको बताना है कि कौन से स्टेप जो प्रोसेस है प्लानिंग प्रोसेस का वो उसने फॉलो किया है। कि मतलब उसने बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया कि जैसे कि नई मार्केट में एंटर होना, प्रोडक्ट रेंज को एक्सपेंड करना, कस्टमर्स को ऑफर करना। तो कौन सा, जब ऑप्शंस को हम लोग यहाँ पर ढूंढते हैं ना, तो ऑप्शन ढूंढना प्लानिंग का कौन सा प्रोसेस होता है? आइडेंटिफाइंग द ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, ठीक है। तो बेसिकली वही आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करके बताना था, ठीक। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। राम स्टेशनरी मार्ट हैज मेड अ डिसीजन टू मेक ऑल द पेमेंट्स बाय ई ट्रांसफर ओनली, कि वो सारी पेमेंट ई ट्रांसफर के थ्रू ही करेंगे। कौन सा टाइप ऑफ प्लान है? उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी है, लिखा हुआ है आज नगद कल उधार, देखते हो ना ऐसा लिखा होता है, तो फिक्स्ड हो गए ना किसी चीज के लिए। वो ऐसे वो कहना है कि पेमेंट सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड से ही हम लोग लेंगे, तो ये उनकी क्या है? पॉलिसी है, ठीक है। उसके बाद an attempt to cope up with the Reliance Jio onslaught in 2018, market leader Bharti Airtel has refreshed its 149 prepaid plan to offer 2 GB of 3G and 4G data per day, twice the amount it offered earlier। मतलब क्या हुआ कि रिलायंस के साथ कॉप अप करने के लिए जो भारतीय एयरटेल है उसने अपने प्लान्स को रिवाइज किया और उन्होंने क्या किया? ट्वाइस अमाउंट चार्ज किया जितना वो पहले चार्ज कर रहे थे। मतलब प्रीपेड प्लान के लिए उन्होंने ऐसा कुछ किया, यानी कि मार्केट ने बेसिकली अपने कंपटीशन को फेस करने के लिए वो कुछ काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो उस स्ट्रैटेजी के 3 डायमेंशंस: डिटरमाइनिंग द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, अडॉप्टिंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, एलोकेटिंग द रिसोर्स, ठीक है। उसके बाद स्टेट द टाइप ऑफ प्लान, whether they are सिंगल यूज एंड स्टैंडिंग यूज। A type of plan which serve as a controlling device, एक ऐसा प्लान जो कंट्रोलिंग डिवाइस कहलाता है, उसको होता है बजट। बजट होता है सिंगल यूज प्लान, ठीक है। A plan based on research and analysis and is concerned with the physical and technical task, एक ऐसा प्लान जो रिसर्च और एनालिसिस पे बेस्ड होता है फिजिकल और टेक्निकल टास्क के साथ, यानी कि जहां पर आपको रिसर्च करनी पड़ रही है और एनालिसिस करना पड़ रहा है, तो वो मेथड है। और मेथड आपका स्टैंडिंग यूज होता है, यानी कि आप बार बार मेथड यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, an auto company C Limited is facing a problem of declining the market share due to increased competition from the new and existing players in the market. Its competitors are introducing the lower price model for the mass consumer who are price sensitive. C Limited realized that it needs to take steps necessary to improve the market standing in the future. For quality conscious consumers, C Limited plan to introduce a new models with added features and new technologies advancement. The company has formed a team with representatives from all the levels of management. This team will brainstorm and will determine the steps that will adopted by the organization for implementing the above strategy. Identify, explain the features of planning highlighted. भाई ऑटो कंपनी है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी और कंपटीशन आ रहा था नया नया मार्केट से,
तो यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लो प्राइस मॉडल पे बेच रहे थे सामान, ठीक है। तो सी लिमिटेड ने ये रियलाइज किया कि उन्हें इमीडिएटली स्टेप्स लेने होंगे ताकि मार्केट में वो सर्वाइव कर सके। तो जो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर्स होते हैं उनके लिए सी लिमिटेड ने नए मॉडल्स निकाले मार्केट के अंदर, कुछ अच्छे फीचर्स के साथ, नई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ। कंपनी ने अपनी एक टीम भी बनाई कुछ रिप्रेजेंटेटिव की हर लेवल से, और ये वाली जो टीम थी इसने ही बताया कि क्या क्या स्टेप्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन को लेने चाहिए अपनी स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो बेसिकली प्लानिंग को हर लेवल पर यहाँ पर उन्होंने यूज किया, बोला ना कि हर लेवल पर टीम बनाई गई ताकि वो सोच सके। तो प्लानिंग इज परवेसिव आपको फीचर दिख रहा है। दूसरा, वो फ्यूचर के बारे में ही तो काम कर रहे हैं, जितने प्लानिंग चल रही है फ्यूचर के लिए चल रही है। तो देखो आपको फ्यूचरिस्टिक मिल रहा है यहाँ पे सोच विचार का काम हो रहा है, तो प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है। तीनों मिल गए। चलो चैप्टर 5 पे आ जाते हैं। इसके बाद कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, मैन्युफैक्चरिंग एट गुड़गांव एंड मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट एट फरीदाबाद। कंपनी मैन्युफैक्चर्स द कंज्यूमर प्रोडक्ट, व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अब क्या होता है, बच्चा ये देखता है कि दिल्ली में ये हो रहा है, गुड़गांव में ये हो रहा है, फरीदाबाद में ये हो रहा है, तो डिविजनल है, अलग अलग चीजें नहीं। फंक्शंस ही तो परफॉर्म हो रहे हैं ना, फंक्शन ही तो अलग अलग जगह पर परफॉर्म हो रहे हैं, प्रोडक्ट तो काम तो एक ही चल रहा है। तो यहाँ पर है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है। अगले में हमें क्या बताना है भाई, अगले में भी हमें टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताना है। देखो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर का क्वेश्चन केस स्टडी में आने के चांसेस होते हैं। नेहा रन्स अ फैक्ट्री वेयर इन द शी मैन्युफैक्चर शूज, एक फैक्ट्री है उसमें शूज बनाते हैं। द बिजनेस हैज बीन डूइंग वेल एंड शी इंटेंड्स टू एक्सपेंड बाय डाइवर्सिफाइंग इनटू द लेदर बैग्स as well as western formal wear, thereby making her company a complete provider of corporate wear। मतलब वो क्या करना चाह रहे हैं, एक ही जगह पर सारी चीजें बनानी है। तो अभी फिलहाल शूज बनाते थे, अब लेदर बैग भी बनाना चाहते हैं, फॉर्मल वियर भी बनाना चाहते हैं। So this will enable her to market her business unit as one stop for working women, यानी कि वर्किंग वुमन जो भी सामान खरीदना चाहती है वो उनको एक ही जगह पर मिल जाए। तो बताइए कौन सा स्ट्रक्चर आप उसको रिकमेंड करेंगे, बताइए। यहाँ पे जो आंसर आपको सामने दिख रहा है उसको देख के कंफ्यूज मत हो, उन्होंने यही बोला है कि उसको डिविजनल स्ट्रक्चर अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले वो बैग्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, फिर उन्होंने पहले शूज मैन्युफैक्चर कर रहे थे, फिर बैग स्टार्ट किए और फिर क्लोथिंग में भी वो एंटर हो गए, ठीक है। तो क्योंकि वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है तो डाइवर्सिफिकेशन है, तो डिविजनल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, the production manager asks the foreman to achieve the target production of 200 units per day, but it doesn't give him the authority to requisition of tools and materials from the store department. Can the production manager blame the foreman if he is not able to achieve the desired target? Give reason। वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन मैनेजर ने फॉरमैन से पूछा कि 200 यूनिट पर डे आपको जो है वो मैन्युफैक्चर करनी है, मतलब आपको टारगेट अचीव करना है, बट उसने उसे ये अथॉरिटी नहीं दी कि अगर रॉ मटेरियल खत्म हो जाए तो ले आना जाके। अब टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या वो उसको ब्लेम कर सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी कम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे हम चले। अगर अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ टॉयज हैज बीन एंजॉयिंग द गुड मार्केट रेपुटेशन, इट हैज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विद सेपरेट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है उनके पास, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और ह्यूमन रिसोर्स, R&D। लेटली इट टू यूज इट्स ब्रांड नेम and also to cash on to the new business opportunity, it is thinking to diversify। अब वो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं और न्यू रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज लेकर आना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन के टाइम पे हमें कौन सा यूज करना चाहिए स्ट्रक्चर? डिविजनल, ठीक है। तो एक आइडिया लग रहा होगा कि कब डिविजनल होना चाहिए और कब फंक्शनल, ठीक है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग द स्विंग मशीन सेटअप इन 1945, यानी कि एक कंपनी थी स्विंग मशीन बनाती है, 1945 में सेटअप हुई थी ब्रिटिशर्स के थ्रू, जहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता था। बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी डिसीजन मेकिंग के अंदर, जिसकी वजह से वो एनवायरमेंट के साथ खुद को अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे, वर्क फोर्स मोटिवेट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनकी ग्रीवेंसेस सॉल्व नहीं हो पा रही थी फॉर्मल चैनल्स के थ्रू। तो यहाँ पर क्या हुआ, एम्प्लॉयज के टर्नओवर बढ़ने लगी, मार्केट शेयर कम होने लगा सर्कमस्टांसेस की वजह से। तो आप बताइए कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जब बहुत ज्यादा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो हर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन और हमें चाहिए होता है विच इज नोन एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो बस आप फिर उसके बेनिफिट्स लिख देना, ठीक। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का ही क्वेश्चन है, ठीक है।
तो देखते हैं, अ कंपनी एक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्मेटिक्स विच हैज एंजॉयड अ प्री एमिनेंट पोजीशन इन बिजनेस, अच्छी खासी पोजीशन है, ग्रो कर रही है साइज में, इट बिजनेस वाज वेरी गुड टिल 1991 बट आफ्टर दैट न्यू लिबरलाइज्ड एनवायरनमेंट हैज seen entry of many MNCs in the sector. With the result of market share of X Limited has declined. The company had followed a very centralized business model with the directors and the divisional head making even minor decisions. Before 1991, this decision model have served the company very well as consumer has no choice. But now the company is under the pressure to reform. भाई अब तक आप क्या कर रहे थे, डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में लेकर चल रहे थे, सेंट्रलाइजेशन पे थे, बट अब ऐसे काम नहीं चल सकता, आपको बदलाव करना पड़ेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो आपको कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, अ मैनेजर इनहांसेस द प्रोडक्शन टारगेट फ्रॉम 500 टू 700 यूनिट्स पर मंथ बट द अथॉरिटी टू ड्रॉ द रॉ मटेरियल वाज नॉट गिवन बाय हिम। भाई फिर से वही वाला क्वेश्चन आया है कि एक मैनेजर को आपने अथॉरिटी तो नहीं दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है, ठीक है, तो प्रिंसिपल आ गया यहाँ पे क्वेश्चन प्रिंसिपल का। नेक्स्ट, द कंपनी हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इन दिल्ली, अगेन सेम क्वेश्चन अपीयर हो रहा है हमारा, ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। चलिए अब आगे के क्वेश्चन, अब यहां से ना मैंने आपको ये दिखा दिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, हमने काफी कुछ डिस्कस किया है ऑलरेडी, हम लोग पीवाईक्यूज इतने ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं कि आपको पता होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैं जस्ट अब आपको यहाँ पे क्वेश्चंस शो कर रही हूँ, आप लोग उनको पढ़िएगा, खुद से सॉल्व करिएगा। अगर कोई आपको डाउट आता है तो रात को 10 बजे या फिर कल 5 बजे भी आप चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि हम आएंगे लाइव, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस अब दिखा देती हूँ वन बाय वन, देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस अभी फिलहाल चैप्टर नंबर 6 के चल रहे हैं। सारे चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चंस हैं, नीचे सॉल्यूशंस दे रखे हैं सभी के। पहले आप क्वेश्चन को स्टॉप करके पढ़ना, उसके बाद सॉल्यूशन पे जाना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर चैप्टर 7 स्टार्ट होता है यहां से। क्वेश्चन नंबर 3, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है कहीं ना कहीं उसके अंदर जो लाइंस आपको दिख रही हैं वो आपकी हेल्प करेंगे कि केस स्टडी में जो की लाइंस होती हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए। तो हर तरीके के क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बैरियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 8 से जो 2 टेक्निक है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये सारा सॉल्यूशन है, ये तो आपको पता ही होगा। तो चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं। तो लेट्स सी आवर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम चैप्टर 9। नेम द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्हिच इंक्रीजेस द रिटर्न टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस। मतलब कि वो कौन सा कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के रिटर्न को इंक्रीज करता है डेट की वजह से, तो वो होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी की लाइन है, एक ही लाइन से आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया गया है। Amrit is running a transport service and earning the good return by providing this service to the industries.
आपको बतानी है कि एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सर्विस का बिजनेस है जहां पर अच्छी रिटर्न आ रही है क्योंकि सर्विसेज दी जा रही है। तो सर्विस इंडस्ट्री की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट लेस होती है, मोर भाई लेस होती है, ठीक है, क्योंकि कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद Zenith Mall is a famous shopping mall in Mumbai owned by the Pinnacle Group. It is very popular for its international and the national brands of fashionable clothes, restaurants, cinema halls and the food courts. The management of Pinnacle Group has decided to open a new branch in the mall of Pune. These decisions were very crucial for the management as it involves huge cost. आइडेंटिफाई एंड स्टेट द फाइनेंशियल डिसीजन। पहली बात तो ये फाइनेंशियल डिसीजन कितने होते हैं, 3, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी है, नया मॉल के लिए ब्रांच खोली है, तो भैया पैसा लगा है खूब सारा, कहीं पे पैसा लगाया गया है, तो पैसा लगाना कौन सा डिसीजन होगा, सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। कोई भी ऐसे 2 फैक्टर बता दो जो अफेक्ट करते हैं इस डिसीजन को, तो कैश फ्लो पोजीशन होता है, रेट ऑफ रिटर्न होता है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व होता है, ये 3 पॉइंट होते हैं। Next, Ramnath is into the business of assembling and selling of the television. Recently has adopted a new policy of purchasing the components of 3 months credit and selling the complete product in cash. उन्होंने एक नई पॉलिसी स्टार्ट करी है, 3 महीने का क्रेडिट देंगे और कंप्लीटली प्रोडक्ट्स को कैश में बेचेंगे, मतलब 3 महीने के क्रेडिट पे परचेज करेंगे और जब बेचेंगे तो कैश में बेचेंगे। So will it affect the requirement of working capital? Yes, it will affect। भाई अगर उन्हें 3 महीने का क्रेडिट मिल रहा है, इसका मतलब उनकी करंट जो रिक्वायरमेंट है वर्किंग कैपिटल की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। खुद से वो सारे कैश में बेचते हैं तो उनके पास पैसा खूब आ रहा होगा, तो ऐसे में उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कम रहेगी, ठीक है। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये वाला। Sunrise Limited, dealing in ready-made garment, is planning to expand its business operation in order to cater to the international market. For this purpose, the company needs additional 80 lakh for replacing the machine with the modern machinery for higher production capacity. The company wishes to raise the funds by issuing the debenture। मतलब उनको 80 लाख रुपए की जरूरत है क्योंकि उनको नई मशीन खरीदनी है, कंपनी सोच रही है डिबेंचर से ले ले फंड। So the debt can be used at an estimated cost of 10%। तो यहाँ पर डेट का यूज किया जा सकता है 10% की कॉस्ट पे। EBIT जो है पिछले साल का, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, 8 लाख का है। टोटल कैपिटल उनकी 10 लाख की है। आप बताइए क्या डिबेंचर लेना फायदेमंद होगा? अब ये कैसे पता लगाओगे? देखो जब भी वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछे जहां पर वो पूछ रहे हैं कि क्या डेट लेना फायदेमंद है या नहीं, तो ऐसे में आपको फाइनेंशियल लिवरेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है, जिसमें 2 कंडीशन होती है कि अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है तो डेट लो, अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपके कॉस्ट ऑफ डेट से कम है तो डेट मत लो। तो पहले रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट करोगे कैसे, EBIT अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 करोड़ इंटू में 100। तो यहां पर जब रिटर्न ऑन रेट ऑफ रिटर्न जब कैलकुलेट की गई तो वो 8% निकल कर आई, वहीं पे तुम डेट ले रहे हो 10% पे, तो ऐसे में तुम्हारे लिए डेट लेना बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है क्योंकि ये अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज है, ये तुम्हारी अर्निंग पर शेयर को क्या कर देगा, कम कर देगा। Aval Limited is engaged in the business of export of the canvas goods and bags. In the past, the performance of the company had been up to the expectation. In line with the latest demand in the market, the company decided to venture into the leather goods for which it required the specialized machinery. क्वेश्चन तो हम पढ़ रहे हैं किस चीज का क्वेश्चन, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाई करना है, ओके, और उसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं। मैंने ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट के ऑब्जेक्टिव पढ़े हैं जिसका नाम क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग। तो पता तो लग गया है आंसर, बट स्टिल चलिए आगे पढ़ लेते हैं। फॉर दिस फाइनेंस मैनेजर प्रभु प्रिपेयर्ड अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑपरेशन। ये की लाइन है, जब मैंने आपको पढ़ाया है मैंने आपको की लाइंस बताई हैं। To estimate the amount of fund required and the timing with the objective to ensure that enough funds are available at the right time। फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ये, जहां पर हमें ये पता लगाना होता है कि कब कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी और वो पैसा हमारे पास अवेलेबल हो उस टाइम पे। तो कॉन्सेप्ट हमने पहचान लिया है फाइनेंशियल प्लानिंग, उसी के आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है, ओके आगे चलते हैं। अच्छा यहां पर उन्होंने नीचे एक और क्वेश्चन भी तो पूछा था ना, There is no restriction on payment of dividend by a company comment, यानी कि कब डिविडेंड पे आउट्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, यानी कि आपको कहीं ना कहीं डिविडेंड डिसीजन के पॉइंट्स लिखने हैं। तो ये रहे आपके उससे रिलेटेड पॉइंट्स, लीगल कंस्ट्रेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे बताना है आपको रोल और ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस बतानी है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कैपिटल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करेंगे,
और कीपिंग इन माइंड हाई कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर, ये बता दो फिक्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी होगी उसकी। तो ये क्वेश्चन तो आप खुद से कर लेंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा सीबीएसई सैंपल पेपर में बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन था। आरओआई कैलकुलेट करनी है, इंटरेस्ट ऑन कवरेज रेशियो। तो फॉर्मूला है आरओआई का ईबीआईटी अपॉन में टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 30 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 30 लाख कैसे आई है, डेट और इक्विटी को मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। तो डेट आपके पास 12 लाख का है, इक्विटी आपके पास 18 लाख की है, दिख रही है सामने। तो 30 लाख हो गए इंटू 100, 50% आ गया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है ईबीआईटी अपॉन में इंटरेस्ट। तो ईबीआईटी 15 लाख दे ही रखा था और इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, 12 लाख का 10%, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन न्यूमेरिकल खुद सॉल्व करना। ईपीएस निकालना है, ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स अपॉन में नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट, मतलब ये कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस है हमारे, फेवरेबल और अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज से रिलेटेड, जिसमें आपको ट्रेडिंग और इक्विटी के बेसिस पे जज करना होता है, ठीक है। चलिए अब आगे के क्वेश्चंस आप लोग अब खुद से करेंगे। चैप्टर नंबर 10। अच्छा, इसमें कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं चैप्टर नंबर 10 के फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो उसमें ये जो दे रखा है ना कि प्राइमरी मार्केट, तो प्राइमरी मार्केट के मेथड ऑफ फ्लोटेशन आपको नहीं करने हैं, आपको क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक करना है विच मार्केट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड इन द अबव केस, ठीक है। मेथड ऑफ फ्लोटेशन आपको इसमें नहीं करना होता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड है, आपका डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, एक स्टेप्स लिखने हैं सिंपल, ठीक है। ये तो आपने पढ़े ही होंगे, बहुत लंबे चौड़े लिखे हुए, आप अपने हिसाब से इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 11 आ गया। देखो चैप्टर नंबर 10 में उन्होंने केस स्टडी बेसिकली सिर्फ ये ट्रेडिंग प्रोसीजर से रिलेटेड दे रखी है, और ज्यादा से ज्यादा एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपका इसमें सेबी से आ सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा केस स्टडी चैप्टर 10 से नहीं आती है। चैप्टर नंबर 11, यहां से केस स्टडी बिल्कुल आ सकती है। कम्युनिकेशन टूल्स कौन से होते हैं, ध्यान रखने हैं, प्रमोशन मिक्स के टूल्स को ही कम्युनिकेशन टूल्स कहा जाता है। बहुत बार पढ़ाते हुए ये बात बताई है मैंने। चैप्टर नंबर 11 के जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उसके अंदर आपने देखा होगा कि फिलोसफी से रिलेटेड आपको यहाँ पर केस स्टडी थी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हो गए फ्रॉम द कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज यहाँ पर देखे हैं, ये क्वेश्चंस है फॉर दी प्रैक्टिस। हम ये नहीं कहेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया है कि कौन से टॉपिक होते हैं जो केस स्टडी में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, अब देखेंगे कि 22 तारीख को जो हमारा पेपर है वो कैसा आएगा। होपफुली बहुत ईजी आएगा, जो आप पढ़ के गए होंगे वही आपको वहां पर देखने को मिलेगा, ठीक है।